देश में कोरोना काल की समाप्ति के बाद ऐसी उम्मीदें लगातार लगाई जा रही थी कि ये जो बजट का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, ये आने वाले साल की अर्थव्यवस्था को न केवल पटरी पर लाकर खड़ा कर देगा, बल्कि सही मायनों में वो अच्छे दिन जिसकी जनता लगातार बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसके करीब ले जाएगा, उसका एहसास कराएगा। क्या वाकई में बजट के पिटारे में वो सब कुछ बातें निकल कर आई हैं? और क्या वाकई में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के पिटारे में बहुत कुछ जनता के हक में, जनता के पक्ष में निकल कर बाहर आया है? किस तरह से राजनीतिक नजरिए अब इस बजट पर बन रहे हैं? बजट पर बहस करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ एमपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता श्री जेपी मूलचंदानी जी। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी नेता भी माने जाते हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस की आवाज को बुलंद करते हैं, श्री अनुरोध जैन साहब। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानते हैं। मूलचंदानी साहब, क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो बजट की वैक्सीन है इसका असर जनता में होने वाला है? और ये जो बजट का पिटारा निकल कर आया है, आखिर कैसे इसे सौगातों का पिटारा आप मानते हैं? और वो मध्यम वर्गीय, वो आम आदमी जो कि सही मायनों में लोकतंत्र के महापर्व वोट करने के लिए निकलता है, चुनाव में हिस्सा लेता है, क्या उसके खाते में कुछ जाता आपको दिखाई देता है? निश्चित रूप से महेंद्र भाई, ये जो बजट है मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला ऐसा बजट है जो कोरोना काल में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर महामारी फैली थी, जिससे हमारा भारत देश भी अछूता नहीं था, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक स्टेप्स लिए टाइम टू टाइम, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके, जब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लेते गए तो हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश था जिसने पूरी चीजों पे कंट्रोल कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, बहुत कम समय पे कर लिया, जिससे आर्थिक गतिविधियां जरूर हमारी स्लो जरूर हुई है, परंतु आप देखेंगे विकास के कार्य कोई अवरुद्ध नहीं हुए, किसी को भी ब्रेक नहीं हुआ, कोई भी काम रुका नहीं। आपने देखा होगा सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे चलती रही। अब हम वापस सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें जनता का, सारे नेताओं का, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका सहयोग हमको मिला है। अब हम बात करें आज बजट की, तो बजट में आप देखेंगे कि जो अब ट्रेंड है वो पूर्ण रूप से बदल चुका है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस तर्ज पर केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार काम कर रही है। अब हमको बॉटम टू टॉप नहीं चलना है, अब हमको टॉप टू बॉटम आना है। ये पूरी जो सोच है, अब वो सोच हो गई है। पहले जनता को ये अपेक्षा रहती कि हमको इनकम टैक्स में ये छूट मिल जाएगी, हमको जो है ये सस्ता हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा, परंतु इससे अलग हटकर आज का ये बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें आप देखेंगे कि हमको इंडिया की अधोसंरचना, जिसमें एसएसआई यूनिट्स हो, चाहे एमएसएमई हो, उद्योगपति हो, व्यापारी वर्ग हो, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए, इस पर फोकस किया गया है। मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बजट 15,700 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा बूस्टअप आने वाला है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 20 लाख करोड़ का एक पैकेज उन्होंने उद्योगपतियों के लिए दिया था, तो निश्चित रूप से कई उद्योगपतियों के खाते एनपी हो रहे थे या होने वाले थे, तो उसको एक राहत की सांस मिली, उद्योग फिर से जीवित हो गए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिले, मेरा सोच ये है उस व्यक्तिगत रूप से भी कि हमको रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम रोजगार एक व्यक्ति को दे सकते हैं, परंतु अगर उस व्यक्ति को हमने उद्योग लगवा दिया छोटा सा, या उस व्यक्ति ने कोई व्यापार शुरू करा, तो निश्चित रूप से वो 5, 10, 15, 20 व्यक्ति को रोजगार देने वाला हो जाता है। ये नहीं जिसकी सोच रोजगार लेने की थी वो रोजगार देने वाला हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा और सोच को तो बदलना पड़ेगा, और सोच बदलेंगे जब ही हम जो है उसमें अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज पुराने ढर्रे पे चलने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब बजट नहीं, ये प्लानिंग है, एक तरह प्लानिंग है। और आप देखेंगे कि इसमें आगे 2-3 साल तक की प्लानिंग है। जिस प्रकार हमारा जो महंगाई का था, उसमें हमको चूंकि कोरोना का ये काल था जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा, उसमें एक बहुत बड़ा घाटा भी देश को हुआ आर्थिक रूप से। उसकी प्लानिंग हमने करी कि 3 साल तक हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कोई भी काम को, विकास के कार्य को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते। जिस प्रकार शरीर में जान होना जरूरी है, उसी प्रकार देश में विकास होना जरूरी है। अगर जान होगी तो हम सब
सब कुछ लड़ाई लड़ लेंगे। अगर विकास होगा तो देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी, परंतु यदि विकास रुक गया तो हम डंप हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे। तो रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें समाहित है। चलिए, चलते रहना ही जो है जिंदगी है। बहरहाल इस बजट में कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो कि वाकई में देश की गति को बढ़ाएगी, रफ्तार में इजाफा करेगी? कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि देश में विपक्ष की भूमिका में है और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में भी विपक्ष की भूमिका में है। अनुरोध जैन जी, क्या लगता है इस बजट के पिटारे में आपके नजरिए से क्या कुछ निकला है? जनता को कितनी राहत मिली है? क्या वाकई में ये प्लानिंग ज्यादा है, बजट कम है? आप क्या मानते हैं? देखिए जी महेंद्र भैया, ये एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखूं जी जी तो ये जनता के हाथ में ठिंगा मिला है, खाली हाथ रह गए। अगर हम देखें तो लोक लुभावने वादे और एक जो है विजन दिखाया है, और वो आज से नहीं, हम 2014 से देखते आ रहे हैं, और वो विजन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ है उस पर भी बात करना जरूरी है, और अब यहां से हम कहां जाएंगे इस पे भी बात करना जरूरी है। मैं एक मिनट लेके मैं पहले पुराने विजन की बात करूंगा। हमने जब 2014 में आए थे तो बात करी थी मेक इन इंडिया की, कि किस तरह से मेक इन इंडिया में इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, हम उद्योग लगाएंगे, हम एक्सपोर्ट हब बनेंगे। और आज हम 2021 में खड़े हैं, हम रियलाइज करते हैं कि जो देश की हमारी जो टारगेट थी 2014 में कि जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग का 25% होगा, आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि देश में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था में बढ़ने की जगह कम हुआ है, 16% की जगह 14% हुआ है। वहीं दुख होता है ये जानकर कि ये सारा काम बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में जा रहा है, वहां पे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। चाइना से जो हम अपेक्षा करते हैं कि लोग चाइना से नाराज और हम क्या काम इंडिया में ला सकते हैं, वो सारा काम बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज में जा रहा है। तो मेक इन इंडिया का अगर हम आज पिछले 7 साल में, बहुत अच्छी बात है, विजन की बात करना और जरूरी भी है हमें, क्योंकि भविष्य की बात करते हैं, पर अगर हम 7 साल में देखेंगे तो आकलन में पूरी तरीके से फेल है। मैं एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, एक स्टार्टअप इंडिया का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाया गया कि अब स्टार्टअप इंडिया करेंगे हम, देश में नए उद्योगों को रोजगार देने के लिए एक उन्होंने स्टार्टअप्स को फंडिंग्स की भी बात की। जी जी 8000 कंपनीज ने अप्लाई करा था। आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं कि 109 कंपनीज में ही मात्र निवेश करा गया है। अब आप इसमें भी देखिए कि जो कंपनीज में निवेश करा है, तो सबसे पहले तो स्टार्टअप में जो प्रेजेंटेशंस होती है उसको एनालाइज करने वाली जो बॉडी है वो इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी है। मतलब आप टेक्नोलॉजी और आप कोई कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो वो बाबू लोग तय करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट वाकई में दमदार है कि नहीं है, और उसके बाद उन लोगों ने जो है सिर्फ मात्र 109 लोगों को स्टार्टअप इंडिया में इन्होंने आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया हुआ है। तो वो भी एक तरह से फेल है। मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगा कि किस तरह से एक गुजरात बेस्ड कंपनी को उसका एक बिचौलिया बना के रखा, जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप एक अप्लाई कर सकते हैं। अपन मुद्रा लोन की बात करते हैं, इस बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आज हम अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो एनपीएस और बैंक के जो लाल होते हुए खाते हैं उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। 2014 से लेके अभी तक आप हैरान हो जाएंगे देख के कि 6,60,000 करोड़ रुपए के एनपीएस भारतीय बैंकों के हो चुके हैं। तो बैंकों का विलयीकरण अच्छी बात है। आपने बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं अभी इस साल की, 20,000 करोड़ रुपए आप देंगे एनपीएस से निपटने के लिए, 20,000 करोड़ रुपए का तो आपको मुद्रा लोन में ही जो है एमपीएस है जिसको आप कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तो ये बातों में सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की भी बात करी जाए, तो आप जो 21-20 लाख करोड़ का आपने जो पैकेज दिया उसमें फिजिकल स्टिमुलस कितना है, आपने कितना एक्चुअली पैसा मार्केट में दिया, यह बात पूछना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम उस पैमाने पे देखेंगे तो यह बजट और पे जो पुराने मिनी बजट्स आए ये सारे जनता की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से नहीं उतरते। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोल के अपनी बात को फिलहाल के लिए विराम देना चाहता हूं। आप आंकलन करिए, एक हेल्थ सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर में हम अपेक्षा कर रहे थे कि आप जो है दवाइयों के दाम कम करेंगे। 51 दवाइयों को आपने जो है टैक्स फ्री करके रखा, 0 टैक्सेस है, बट बाकी दवाइयों का क्या, जिसमें आप 5% 12% टैक्सेस लगाते हैं, तो ऐसी दवाइयों को भी आपको इसके अंदर लेके आना था ताकि लोगों के ऊपर इसका भार कम पड़े। हॉस्पिटल के बिल्स कम कैसे हों इस बारे में भी विचार करने की जरूरत थी। और महिलाओं के ऊपर आज आप देखें कि अगर आज इस सारी चीज में जो मोदी जी बोलते थे कि मनरेगा सबसे बड़ा फेलियर है कांग्रेस का, आज वही मनरेगा आपकी बैकबोन बनकर बैठा हुआ है। आज रूरल इंडिया में जो ग्रामीण भारत है
वहां सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। शहरों में तो रोजगार कम होते जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएमआई के डेटा कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाओं को अपन ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे दें, वो यूनिट्स जैसे गारमेंट यूनिट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हो गई, जो महिलाओं को रोजगार देती है, इनको कैसे टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाए, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। जी जी, बिल्कुल ब्लैंक है। चलिए, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि देश के इस बजट प्रचार में और जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो बजट का सूटकेस खोला है, इसमें एक नई स्क्रैप पॉलिसी भी आई है। स्वच्छ भारत का नारा जो कि साल 2020 और 2019 में जो है बुलंद किया गया था, अब उसे बदलकर स्वस्थ भारत की तरफ हमारा देश आगे बढ़े, ये कुछ यहाँ पर परिकल्पना तैयार की गई है। और इसके साथ साथ कई ऐसे आयाम हैं जिन्हें छूने की कोशिशें की हैं, लेकिन क्या वाकई में मध्यम वर्गीय के हाथ कुछ लग पाया है या फिर वो निराश है? मूलचंदानी साहब, आप क्या मानते हैं? आप खुद भी एक उद्योगपति हैं, एक उद्योगपति होने के नाते ही सही, क्या सही नजरिए में इस बजट को आप कैसा मानते हैं? और स्क्रैप पॉलिसी की बात करें या हेल्थ मिशन की बात करें, हम अन्य पहलुओं की बात करें, कितना आपको लगता है कि आने वाले सालों में इसका असर देखने को मिलेगा? और देश में एक बहस और शुरू हो गई इस बजट के बाद कि ये जो बजट है, इस साल 2021 के लिए नहीं बल्कि 2023 और 24 के लिए तैयार किया गया है। क्या वाकई में आपके नजरिए में भी कुछ ऐसा है? निश्चित रूप से ये जो बजट है, ये एक प्लान है पूरा आगे के 3 साल का। मेरे कांग्रेसी मित्र अभी आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी ने कांग्रेस का हश्र क्या करा है, ये देश देख रहा है। और प्रदेश में नहीं, केंद्र में नहीं, कांग्रेस का सुपड़ा सब जगह से साफ हुआ है, क्योंकि ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और ये यथार्थ में ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि आज इनकी नेता, इनका नेतृत्व सब कुछ गायब हो चुका है। न तो इनके पास नीति है, न नेतृत्व है, न नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, नीति है, नेता है और एक सक्षम नेतृत्व है। मैं कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या मोदी सरकार आने के बाद हमारे देश की साख विश्व में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? मुझे लगता है कि सत्यता से परिचय बहुत जरूरी है। इन्होंने और आपने महेंद्र जी बहुत अच्छी बात करी स्वास्थ्य की, इन्होंने दवाइयों की बात करी, और ये मेरा चूंकि रुचि का विषय है क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मैं हमारे कांग्रेसी मित्र को बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाइना से 85% बेसिक ड्रग यानी रॉ मटेरियल, दवाइयों का कच्चा माल हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था। और मोदी सरकार बनने के बाद हम हिंदुस्तान में जो उद्योग लगे हैं बल्क ड्रग के, उसके कारण हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी 62% हुई है। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो कोरोना काल का है। आपने देखा होगा कि कुछ आइटम पे हम चाइना पे डिपेंड हो गए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां से महंगा आ रहा था, शॉर्टेज में आ रहा था, उसकी वजह से दवा निर्माता को महंगा माल मिला और महंगा माल के कारण उसमें दवाइयों में भी उसका जो है इजाफा हुआ, वो हमारी मजबूरी थी। परंतु इसका दूसरा पक्ष ये देखिए कि अब हम किस विजन पे काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि मात्र 10% हमको इंपोर्ट करने की आवश्यकता होना चाहिए, बाकी सब जो है वो हम हिंदुस्तान में बेसिक ड्रग बनाएं, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि चाइना का बल्क ड्रग में तो जो है कंट्रोल है, परंतु इंडिया की दवाइयों की पूरे विश्व स्तर पर एक साख है। हमारे यहाँ चूंकि हम इंदौर में बैठे, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, आप देखेंगे इंदौर और पीतमपुर में जाके जो फार्मा का हब बना है, यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, उसका बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, बड़ी मात्रा में जो है हम लोग मार्केट में उसका हमारी दवाइयां उपलब्ध होती है, हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में उपलब्ध होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी काम करने की संभावना है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई भी जादूगर ही नहीं है कि हम रातों रात जो है कांग्रेस के 50 साल के काले काल को हम रोशनी में बदल देंगे, परंतु हमने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, जनता को इसका इफेक्ट मिल रहा है। इन्होंने बात करी दवाइयों के मूल्यों की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा जन औषधि केंद्र जो पूरे हिंदुस्तान में खुल रहे हैं, 17 नए केंद्रों को स्वीकृति दी गई। आप किसी गरीब से जाके पूछिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब वो दवाई का पर्चा लेके दुकान पर जाता था तो 2000 की दवाई आती थी, आज जन औषधि केंद्र से मात्र 200 रुपए में वो दवाइयां उसको अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बल्क ड्रग इंडस्ट्री जब यहाँ पर चालू हो जाएगी महेंद्र जी लगना, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आपको बोलता हूँ केवल दवाई नहीं, उसमें जो पन्नी में पैकिंग होती है, ड्रम में पैकिंग होती है, जो उसके ऊपर सील लगती है, जो उसके ऊपर टेपिंग होती है, अर्थात पैकेजिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, उसका पूरा आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी उद्योगों को वहां से बढ़ावा मिलने वाला है। दूसरी बात,
वहां पर जब फैक्ट्री खोलेगी तो निश्चित रूप से वहां कर्मचारी काम करेंगे। आपको मैं बताऊं, आज हमारे केमिस्ट दूसरे प्रदेशों में जाके कांग्रेस के कार्यकाल में नौकरी करते थे, आज वो केमिस्ट वापस मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है कि भैया अब मेरा जहां घर है वहां मुझे फैक्ट्री खुल गई तो मुझे वहां जॉब मिलेगा। आज उनकी तनख्वाह 1-1, 1.5 लाख रुपए होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी उद्योग जब शुरू होता है तो उससे जो संबंधित फैक्ट्रियां हैं उनको बढ़ावा मिलता है, रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। तो मैं मेरे मित्र की जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में दवाइयों का जो दाम है वो 60% घटा है। जहां तक इन्होंने जो बात करी टैक्स फ्री तो जो कैंसर की दवाइयां हैं, टीबी की दवाइयां हैं और गरीबों को जो रोजमर्रा की दवाइयां लगती है वो सारी दवाइयों को रेट कंट्रोल में ले लिया गया है। उसकी जो संख्या है करीब 1500 के आसपास है, यानी 1500 दवाइयां अभी रेट कंट्रोल में चल रही है। और माननीय मोदी जी की मंशा है कि दवाइयों पर मूल्य निर्धारण तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। उसके पहले हमको उसके लिए जमीन पर तैयार होना पड़ेगा। ये हमारी मुख्य कांग्रेस का पक्ष भी यहाँ पर मूलचंदानी साहब जान लेते हैं। अनुरोध जी, पूरी बात का सार यह है कि कांग्रेस जो है वो अतीत में रह गई और बीजेपी आज के दौर को प्रासंगिक बनाकर आगे राजनीति कर रही है। क्या वाकई में इसे आप दृष्टिगत रखते हुए आगे देखते हैं और क्या वाकई में इस बजट में आपको लगता है कि अब भी चीनी है कम कम? देखिए, मैं तो अब आप कांग्रेस के अतीत की बात कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और आज जो मोदी जी का बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो दिया है, मैं मेरे माननीय मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं कि आज भी आपने जो सब बेचने की बात करी है, चाहे वो विनिवेश की बात हो, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, ये वो सरकार है जो आज तक कुछ क्रिएट नया तो कर नहीं पाई है, पर जो है, जो होता है कि जो बुजुर्गों ने अपने घर के पुराने लोगों ने जो सोना छुपा के रखते हैं उसको जो है ये बेच के घर चलाना चाहते हैं। अब चूंकि जनता ने इन्हें मत दिया है, 2024 तक इनके पास हाथ है, जो करना चाहते हैं करें, इसके लिए सक्षम भी है और ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरी दो बातें हैं जो मुझे कहना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने जो देश में पूरे माहौल की बात करी थी, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि भारत का जो है क्या माहौल बना है। जहां तक आपने एपीआई ड्रग्स की बात करी थी, वैसे तो चूंकि आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में 70% एपीआई ड्रग्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। ये बात अच्छी है कि अभी मोदी जी ने रियलाइज करा और उन्होंने जो है अभी एक पॉलिसी निकाली है कि एपीआई बनाने के लिए पार्क भी बनाएंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं उसको। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ जमीन दे देने से आपका वहां पे काम चल जाएगा? क्या हम चाइना से उस कॉम्पिटिटिवनेस में, उस कंपटीशन में, जहां पे आप जो फर्मेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, आप उनसे कंपीट कर सकते हैं जब उनकी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस है। हम जहां पे अभी भी ग्लूकोज और लैक्टोज, हो सकता है मेरे इसमें कोई त्रुटि हो, आप उसको हो तो दुरुस्त भी कर सकते हैं, उसमें मैं कोई परपन, चुकी है कि आप देश के विकास की बात कर रहे हैं और एक इंडस्ट्री के भले की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी जो कि हमारे से 30 से 40% कम रेट में है, हम उससे कंपीट कर पाएंगे? मुझे लगता है सिर्फ जमीन दे देने से काम नहीं होगा, हमें वो टेक्नोलॉजीज देना पड़ेगी, उसी से हो सके। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से इन्होंने बोला कि भाई देश की साख बड़ी है। हैरान हो जाता हूं मैं देख के और ये सुन के कि जब ऐसा ये मन में ही लड्डू फोड़ने वाली बातें करते हैं। आज हम देखें कि ऐसे देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि जो नेपाल भारत का छोटा भाई हुआ करता था, वो भारत के नक्शे को भी अपने देश का हिस्सा बनाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, ये इन्होंने, और मालदीव भी, इन्होंने जिस तरह से भारत की सरहदों पे जिस तरह से अपना जो है आतंक दिखाना शुरू करा है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और वो इसी के कारण है कि जो ये लीडरशिप है, ये देखने में और बोलने में तो बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन जब हम इसकी डिप्लोमेसी की बात करें, देखिए बात करना एक अलग बात है, जब लेकिन ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है और जब ब्यूरोक्रेसी जब बैठती है, उस डिप्लोमेसी में मोदी सरकार पूर्णतः रूप से फेल हुई है। इसके परिणाम हम देख रहे हैं, इसमें कोई दो मत ही नहीं। लेकिन इसका बजट से क्या लेना देना? मैं तो बजट पर केंद्रित कर रहा हूं। देश के आप बजट पर आइए ना, बजट में क्या लगता है आपको, कहां चीनी कम लग रही है? आम आदमी को क्या रिलीफ मिला आप मुझे बताइए। आज अपन कोरोना को, चलिए अपन पिछले 1 साल के अपन आंकड़ों को भूल जाए, पिछले 6 से 8 क्वार्टर्स में देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव जोन में जारी थी। क्या ये हमें नहीं मालूम है? आप हैरान हो जाएंगे जान के कि मूडीज जो कि देश की रेटिंग्स करती है और उस रेटिंग्स के आधार पे फॉरेन की जो कंपनीज है वो देश में इन्वेस्ट करती है, वो बोलती है कि भारत की रेटिंग्स जो है नेगेटिव है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है मूलचंदानी जी कि भारत में जो निवेश करने वाली कंपनीज है उनको ये इशारा कर रही है कि अभी भारत में निवेश करने का सही समय नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये रियलाइज करें
कि पिछले 7 से 8 सालों में आपने क्या डिलीवरी दी है आम आदमी को, क्योंकि आज देश के इतिहास में जब से हमें आजादी मिली है, मुझे ऐसा लगता है बेरोजगारी इस चरम पे आज तक नहीं थी जो आज मोदी सरकार के राज में है। तो मैं तो इस बजट को AAA रेटिंग देता हूं। इसकी AAA रेटिंग का मतलब है अडानी, अंबानी और ये अरमानी सूट बूट की सरकार का। चलिए मूलचंदानी साहब, क्या लगता है, ये तो सियासी आरोप लग रहे हैं अब यहाँ पर, क्या वाकई में आपको लगता है जो 75 साल तक के जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन्हें जो है यहाँ पर ITR से मुक्त कर दिया गया है और भी कई स्क्रैप पॉलिसी जैसे कई नए पहलू छूने की कोशिश की है, क्या वाकई में ये तमाम सियासी आरोप सही हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक अवधारणा बन गई है कि सालों से जो करना किया है वो ही हमको आगे करना है, परंतु नहीं, मैंने आपको बोला कि हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं और नए भारत का जब निर्माण देता है तो उसकी पॉलिसियां वैसी बनती है। इन्होंने बात करी केवल जमीन देने की, तो मैं मेरे मित्र को बताना चाहूंगा कि हम रोड मैप लेके काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कोरोना काल में उसके पहले हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, अब हम मास्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सैनिटाइजर नहीं बनता था, हम सैनिटाइजर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं होता था, हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे सस्ती वैक्सीन हमारे यहाँ इजाद हुई है जिसको हम 100 देशों को दे रहे हैं। इसका मतलब हम मैदान में, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। आपदा को अवसर बना लिया, मतलब यस, आपदा को हमने अवसर बना रहा है। और ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ये पूरी जो तरक्की है आगे बढ़ने वाली है। ये तो हमारा स्टार्टअप है। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की एक जो सोच है ना वो एक परिवार तक सीमित है। आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। हम केवल यहाँ रुकने वाले नहीं है। पर अब मैं कांग्रेस की मानसिकता की बात करूंगा तो फिर हमारे मित्र बोलेंगे कि ये कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। पर मैं विशुद्ध रूप से बताना चाह रहा हूं कि अब आपको अपनी सोच आपको भी बदलना पड़ेगी। जनता तो बदल चुकी है, इसलिए उन्होंने मैंडेट दिया मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी की पॉलिसियां उनको पसंद आ रही है। उसका रिजल्ट दिख रहा है। उसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को या शिवराज जी की सरकार को कांग्रेस के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता का काम होना चाहिए। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कांग्रेस का काम है एक विपक्ष की भूमिका में विरोध करना है। आपने आज के बजट में देखा होगा जहाँ बुजुर्गों को हमने दिया, हमने उनका सपोर्ट के पॉलिसी बनाई, उसी के तहत आप देखेंगे ऑडिट जो है वो व्यापारियों की हम बात करें तो 5 करोड़ से हम 10 करोड़ पे ले गए। हमने एक समिति का गठन किया था, उस समय पिछली बार कांग्रेस खूब चिल्ल रही थी। 1,10,000 लोगों ने उस पॉलिसी का जो विवाद पॉलिसी थी उसमें उनका लाभ मिला है। तीसरा आपको हम बताएंगे फेसलेस इनकम टैक्स को हमने पूरा फेसलेस कर दिया कि आपको जो अधिकारी ये पता नहीं रहेगा कि क्या कौन नोटिस दे रहा है और आपको किसको जवाब देना है। आप फेसलेस पॉलिसी लिया है जिससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। अब कांग्रेस के जमाने में क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। तो हम उस पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बात करी आज, हम ऐसा नहीं है स्वास्थ्य की तरफ, हमने सैनिकों की बात करी, रक्षा की बात करी, हमने उसमें भी जो स्कूलों की बच्चों की स्कूलों की रचना का प्रोग्राम इसमें बनाया। हम अनुसूचित जाति की बात करें तो उसके बच्चों को स्कॉलरशिप देना, उनकी महिलाओं को। दूसरी एक विशेष बात आपने देखी होगी आज के बजट में कि महिलाएं रात को भी काम करेंगी। ये भाव कहां से आया? क्योंकि मोदी जी ने एक सुरक्षा का ऐसा चक्र बना दिया है, अपराधियों को और गलत लोगों के ऊपर इतना अंकुश है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अभी आंकड़ों की बात करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल में तो महिलाएं दिन में भी काम नहीं कर सकती थी, और हमने महिला और पुरुष को बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। वो भी उद्योगपति हो सकती है, वो भी व्यापारी हो सकती है। महिलाएं केवल भोजन बनाने के लिए ही नहीं है, वो देश भी चला सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। अब जी अनुरोध जी, क्या लगता है आपको वक्त है बदलाव का? नहीं, मैं इसमें जो चूंकि इन्होंने महिला की सुरक्षा की बात करी है, जी मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है और ये पूछना है कि निर्भया फंड 2015 से बना था। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कई प्रदेशों ने उसको यूटिलाइज ही नहीं करा। 2000 करोड़ का वो फंड बना है। मोदी जी ने बोला था कि जब भी महिलाएं देश की गुजरात की बॉर्डर्स में आ जाती तो वो सुरक्षित महसूस करती है, पर हमने देखा कि किस तरह से हैदराबाद में, दिल्ली में, हाथरस में हमारी माताओं और बहनों के साथ किस तरह से घटनाएं घटी, और उसके प्रति कोई संवेदनशीलता दिखाना तो दूर, मोदी जी ने एक ट्वीट भी नहीं करा। तो ये तो बात हुई महिलाओं की सुरक्षा की। ट्वीट काम नहीं, राहुल गांधी जी को दे रखा है। जमीन पे भी कोई काम नहीं, जमीन पे भी कोई काम नहीं। मोदी जी को महिलाओं के बारे में राहुल गांधी जी को दे रखा है, वो केवल एसी चीनी गम की आपने बात करी थी। आज देश में, ये देश के इतिहास में मोदी जी के भाग्य की बात करेंगे तो आप देखिए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल अपने सर्वोच्चम लो पर आज से नहीं, मोदी जी के सर्वोच्च लगभग समय में रहा है।
पर आज क्या उसका फायदा लोगों को मिला है? आप एक तरफ तो टैक्स रिलीफ की बात करते हो, आम जनता को तो आपने कोई भी टैक्स में फायदा नहीं दिया, मिडिल क्लास तो हाथ में हाथ मलते रह गई। आप किस तरह से जो है टैक्स वसूल रहे हैं आप पेट्रोल के नाम पर, आप लगभग अब पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस करने वाला है। तो ये महंगाई के जवाबदार कौन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जब ये इनकी लोग जब ड्राइंग रूम में जब ये बैठ के जब ये फाइनेंस बनाते हैं, ये रियलाइज नहीं करते हैं कि किस तरह से जब डीजल के रेट कम नहीं होंगे, जब तक अर्थव्यवस्थाओं में तेजी नहीं आएगी, जो महंगाई कम नहीं होगी, जब तक वो कम नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम नहीं होगी, तो लोगों को उसका फायदा नहीं होगा। अब चूंकि ये सिर्फ 2 या 3 लोगों के या कुछ उद्योगपतियों के कहने पे अपना जो है फैसले लेते हैं, तो इनके लिए लाजमी है कि उनके लिए जो बेहतरीन और जो उनके लिए सूट करता हो वही वाली पॉलिसीज बनाए। तो ये देश के लिए अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आम जनता इसका जो है भुगतान कर रही है। चलिए, पब्लिक है, ये सब जानती है, खुद ही आकलन कर लेगी। मुल्तान साहब, जाते जाते क्या लगता है आपको, इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? और क्या वाकई में आपको लगता है कि सेहत पर जितना जो है जोर दिया है सरकार ने, स्वस्थ भारत को जो है बनाने के लिए एक जो है नारा दिया है, इसका किस तरह से क्रियान्वयन होगा आने वाले दिनों में? और हेल्थ सेक्टर को क्या यह माना जाए कि अब आने वाले इस 2021 में पूरी तरह से फोकस में रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा? हमारे मित्र ने, कांग्रेसी मित्र ने बहुत सारी बातें कही। मैं तो उनके जवाब में एक ही बात कहना चाहूँगा, जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी। कांग्रेस के कार्यकाल में निश्चित रूप से ड्राइंग रूम में बैठ के बजट बनते थे, पर मेरे मित्र को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का बजट 3 महीने पहले से सारी राय उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, सभी लोग, और उसमें हम कांग्रेसी मित्रों को भी आमंत्रित करते हैं, परंतु ये देश का दुर्भाग्य कि उस समय वो पेश नहीं होते राय देने के लिए। बाकी बजट आने के बाद उसकी कमियां निकालने के लिए जरूर वो पेश हो जाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। आपने स्वास्थ्य की बात कही, महेंद्र भाई बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ एक कहावत है, पहला सुख निरोग काया। बिल्कुल ठीक है, और बाकी सब आपकी निरोग काया रहेगी तो आप सब अच्छा कर लेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप सब काम कर लेंगे। तो उसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और चूंकि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में मेरी रुचि है, मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना काल आया जरूर था, पर आपने देखा हमने सबने मिलके इसको जो फेस करा है और इसके जो आपदा में अवसर हमने लिए हैं, उसके लिए किसी भी व्यक्ति के प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। हमारे देश ने हमारे यहाँ काम करने की बहुत संभावना है, हमारे यहाँ ऐसे दिमाग है, हमारी इतनी इंटेलिजेंसी है उस क्षेत्र में कि हम सब कर सकते हैं, केवल उनको पुशअप करने की जरूरत है। और पुशअप करने का काम आज के बजट में हुआ है। आप देखेंगे कि आगे 2 से 3 साल तक ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा इंडिया, मुझे लगता है कि विश्व के टॉप देशों में आएगा। और हम लोग जो एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से, उस रफ्तार में हम और भी आगे बढ़ेंगे। इवन अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट करा है। कितनी बड़ी बात है कि किसी जमाने में, अब मैं बोलूंगा कांग्रेस के जमाने में तो वो ठीक नहीं लगेगा, पर किसी जमाने में हम लोग अमेरिका पर आधारित रहते थे दवाइयों के लिए, और आज अमेरिका हमें रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें दवाइयाँ दीजिए, हमारे आप दवाइयाँ दीजिए, हमारे दवाइयों के लिए भी, गेहूं के लिए भी, आत्मनिर्भर भी। एक समय वो लाल गेहूं आता था, मुझे लगता है कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी आज की जीत है। ये मुझे लगता है अगले साल कुछ और होगा, इसके बाद कुछ और होगा। पहले मेक इन इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, फिर गेटअप इंडिया, फिर सेल इंडिया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देश इंतजार कर रहा है, भारत को देश की तरक्की के लिए चलिए जाते यहाँ पर मूलचंदानी साहब तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का, चलिए लिफ्ट करा दी है यहाँ पर देश को उन्होंने, लेकिन क्या कांग्रेस कहेगी क्या वाकई में अपलिफ्टमेंट है बजट? आप कहेंगे बहुत संक्षिप्त। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है, क्योंकि इसने कहीं से भी जो कोरोना के चलते जो देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से वापस से लाने की एक्सपेक्टेशन थी, उसको कहीं से भी पूरा नहीं करा है। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरने की भी कोशिश नहीं करी है। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये दिखावे का बजट है। इसमें आप टूरिज्म सेक्टर की कोई बात नहीं देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो देश में रोजगार देता है। तो कहीं भी रोजगार देने का काम नहीं है, सेविंग्स का कोई काम नहीं है, आम आदमी पे मार देने वाला बजट है। नहीं, मार तो कहीं दी नहीं है, कोई टैक्सेशन हमने नहीं लगाया। आप ये देखेंगे पेट्रोल के, डीजल के रेट देश की जनता विकास चाहती है, उसको रोड अच्छा चाहिए, पेट्रोल के दाम आप कुछ भी दे दो। अरे दिग्विजय सिंह का कार्यकाल हमने देखा है कि इंदौर से भोपाल 6 घंटे में पहुंचते थे, अब हम 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। अगर उसके लिए हमको कुछ पे करना है तो उसके लिए जनता तैयार है, कांग्रेस भले तैयार नहीं हो, देश की जनता उसके लिए
कितने तैयार है? चलिए, जनता कितनी तैयार है जनता खुद तय कर लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना काल की चुनौती को पार करने के बाद अब देश की सरकार ने जो नया बजट का पिटारा खुला है उसमें बहुत कुछ है भी, और यह भी कहा जा सकता है विपक्ष के नजरिए से कि यहां पर आलोचना के मौके भी बहुत सारे। बहरहाल देखना होगा कि जनता जनार्दन कैसे इस बजट को स्वीकार करती है। आने वाले दिनों में देश कौन सी नई गति के साथ नई दिशा को छूता है, और जिस तरह से स्वच्छ भारत के बाद अब स्वस्थ भारत का सपना हम देख रहे हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, उसे कैसे साकार पूरा देश यहां पर मिलकर एकजुट होकर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस बजट बहस में, उन्होंने यहां पर हिस्सेदारी दी, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश करी जो कि सीधे रखते हैं जनता से सरोकार। हम शुक्रिया अदा करेंगे बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता श्री जेपी मूलचंदानी साहब का, हम शुक्रिया अदा करेंगे कांग्रेस के जांबाज नेता श्री अनुरोध जैन साहब का। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो अब देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क यानी कि जियो टीवी पर भी लगातार अवेलेबल है 24 घंटे 7 दिन। नमस्कार।